नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी पारा उबाल मार रहा है। बीजेपी ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो ममता बनर्जी भी बंगाल के लोगों को लुभाने के लिए नए नए वादे कर रही है, नई नई योजनाएं शुरू कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 फरवरी को दक्षिण 24 परगना जिले के काका द्वीप से बीजेपी की 5वीं परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। इससे पहले 11 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तरी बंगाल के कूच बिहार से चौथी परिवर्तन रथ यात्रा को रवाना किया था। पीएम मोदी भी पश्चिम बंगाल में लगातार धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बंगाल में होंगे और हुगली में वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। हमारा पूरा राज्य में अभी 4 यात्रा चल रहा है। जो परिवर्तन यात्रा चल रहा है उसका 5वां जो यात्रा है वो 18 तारीख को स्टार्ट होगा और माननीय अमित जी उनको स्टार्ट करेंगे। तो पूरा पहाड़ से जंगल होकर समुद्र तक पूरा बंगाल का ये 5 जो परिवर्तन यात्रा चल रहा है, बहुत अच्छा हमको उसका रिस्पांस मिल रहा है। और एक साथ जो परिवर्तन का डाक हम दिए हैं, शायद इस बार की जनता का जो अभी तक हमारा जो मिल रहा है, हमारा सारा जो मिल रहा है, ये निश्चित है ये सरकार जाने वाला है और इस सरकार का परिवर्तन होने वाला है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के कई कद्दावर नेता हैं और बंगाल में पूरा जोर लगाए हुए। दूसरी तरफ आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक्टर मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की। बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के घर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। ये मुलाकात अपने आप में काफी अहम मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस मुलाकात का सियासी महत्व भी निकाला जा रहा है। फिलहाल मोहन भागवत की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन चूंकि समय यह चुनाव का है और बंगाल में चुनावी गतिविधियां बहुत जोर शोर पर हैं और बीजेपी भी बंगाल में एक चेहरे की तलाश में है, तो ऐसे में मिथुन से सरसंघ चालक की इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। रिलेशन है और बहुत गहरा रिलेशन है स्पिरिचुअल। वो पहले से ही एक बात हुई थी कि एक बार मुंबई आए तो आप मेरे पे घर आऊँगा। तो ऐसा हो गया कि मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा था, वापस आए, वो भी बॉम्बे में थे। तो मतलब ऐसा हो गया कि जुड़ गए हम, तो इसलिए आए। और जब घर आए किसी को इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कहीं ना कहीं तो मुझे प्यार तो करते ही होंगे और फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। फिर आए, बोला कि नागपुर सबको लेके आओ, तो इसीलिए एक ही बात है और कुछ भी ब्रेकफास्ट किए। नो राजनीति नाते इसको जोड़िए हमारे। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने भी आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर्नाटक की इंदिरा कैंटीन और तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर मां किचन की पश्चिम बंगाल में शुरुआत की है। इस किचन में लोगों को ऊंचे सब्सिडी दामों पर खाना मिलेगा। मां किचन की थाली में लोगों को महज 5 रुपए में चावल, सब्जी, दाल और एक अंडा मिलेगा। नाम যেখানেই থাকবে সেখানেই সবচেয়ে ভালো হবে। সব উই আর প্রাউড অফ আওয়ার মা। মার নাম যেখানেই থাকবে সেখানেই সবচেয়ে ভালো হবে। সব মায়েদের আমরা প্রণাম জানাই। और अब ममता बनर्जी ने मां किचन की मां योजना की शुरुआत की है, तो बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है और बताया है कि ये कुछ नहीं है, ये ममता बनर्जी का चुनाव को देखते हुए पॉलिटिकल स्टंट है। সাধারণ মানুষের কাছে খাওয়ার টাকা নেই, পয়সা নেই, ইনকাম নাই, তাই 5 টাকার মা ক্যান্টিন চালাতে হচ্ছে। দিদিমণি প্রমাণ করলেন তিনি প্রশাসক হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, মানুষকে ভিখারি করে রেখেছেন, তাই 5 টাকা দিয়ে সরকারি ক্যান্টিনে বাংলা সাধারণ মানুষের কাছে খাওয়ার টাকা নেই, পয়সা নেই, ইনকাম নাই, তাই 5 টাকার মা ক্যান্টিন চালাতে হচ্ছে। দিদিমণি প্রমাণ করলেন তিনি প্রশাসক হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, মানুষকে ভিখারি করে রেখেছেন, তাই 5 টাকা দিয়ে সরকারি ক্যান্টিনে। तो बीजेपी को इस योजना में पूरी तरह से सियासत नजर आ रही है। बीजेपी इस योजना की टाइमिंग पर भी सवाल उठा रही है। बीजेपी ये कह रही है कि भाई 10 साल से ममता बनर्जी है बंगाल में, अब तक तो उन्होंने इस तरह की योजना की शुरुआत की नहीं, लेकिन उनको इस चुनाव में अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। इसीलिए अब लोगों को लुभाने के लिए इस तरह की योजनाओं की शुरुआत कर रही है। कुल मिलाकर बीजेपी कह रही है ये सिर्फ एक चुनावी योजना है, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आज की डिबेट चूंकि हम बंगाल पर कर रहे हैं, तो बहुत सी हम उठापटक देख रहे हैं लगातार बंगाल में हो रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि बंगाल में किस तरीके से लोग टीएमसी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन टीएमसी ये कहती है कि जिनको जाना है जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमित शाह एक और कहते हैं कि देखिएगा जब चुनाव आएंगे तब तक ममता बनर्जी अपनी पार्टी में अकेली रह जाएंगी। आज की हमारी इस डिबेट के क्या सवाल है वो इस वक्त आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। हमारा सवाल यह है कि बंगाल में बीजेपी की तैयारी क्या मोदी शाह पर पड़ेंगे भारी? मिथुन से भागवत आज मिले हैं, तो क्या इस मुलाकात के बाद अब ममता बनर्जी के सामने बंगाल में कोई नई चुनौती या नई आफत आने वाली है? 5 रुपए का सियासी थाल का ऐलान किया है ममता बनर्जी ने, तो क्या यह 5 रुपए का सियासी थाल ममता को दिलाएगा बंगाल?
और बंगाल में मां किचन वर्सेस बीजेपी का राम कार्ड। इस पर हम अपनी डिबेट की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करें। मेरे साथ जो पैनल इस वक्त जुड़ा है उसको सामने स्क्रीन पर रखिए। और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ इस वक्त सुनीत चोपड़ा जी हैं और सुनीत चोपड़ा जी सीपीआई के लीडर हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। सुनीत जी, बहुत सी इस वक्त हम देख रहे हैं बंगाल चुनाव में बहुत उठापटक चल रही है। टीएमसी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है, बीजेपी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है, बड़े बड़े चेहरों को बीजेपी उतार रही है और टीएमसी भी लगातार अब कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर रही है। लेकिन ऐसे में अभी कुछ दिनों पहले एक सर्वे भी सामने आया है, एक निजी चैनल का सर्वे भी सामने आया है। मैं उसी से शुरुआत करना चाहूंगा। उस सर्वे में यह कहा गया है कि ठीक है, ममता बनर्जी हैं इस वक्त इस चुनाव में, हो सकता है कि वो लीड ले लें, लेकिन बेहतर सिचुएशन और तब होगी जब टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को कड़ी टक्कर पश्चिम बंगाल में दे सकते हैं। क्या ऐसा कुछ चल रहा है या ऐसा कुछ देख सकते हैं हम चुनाव से पहले? चुनाव के पहले तो ये मुश्किल है, लेकिन चुनाव के बाद, अभी एक सेकंड, वो कैमरा ठीक कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव से पहले जी तो मुश्किल है कहना, लेकिन चुनाव के बाद देखने की बात होती है। दो चीजें मेरे सामने आती हैं। एक कि बीजेपी जो डर रही है इस वक्त मां कैंटीन से, वो इसलिए डर रही हैं कि पिछले से 6 साल के इनके राज में, जहां एक जमाने में बंगाल में बेजमीन मांगता था कि हमें जमीन दो, और हमने 12 लाख एकड़ जमीन दी भी, तो आप ये समझ लो अब लोगों को जमीन तक भी नहीं मिलेगी। तो 5 रुपए की कैंटीन की रोटी से समझ आ जाती है कि बीजेपी के राज ने हिंदुस्तान को कितना गरीब कर दिया है और कितनी जल्दी में, और कितना बेरोजगार कर दिया है और कितनी जल्दी में। एक और चीज, मिथुन चक्रवर्ती की बैकग्राउंड लेफ्ट से थी, और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ लेफ्ट का हमारे पास बच जाए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इस बार बीजेपी के साथ लेफ्ट बचेगा। अच्छा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक रिएक्शन इस पर चाहूंगा। जो अभी मां किचन की शुरुआत की है ममता बनर्जी ने, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि भाई 10 साल तो रही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, तब तक तो इस तरह की योजना की शुरुआत नहीं की, बिल्कुल एंड टाइम पर जब चुनाव आने वाला है, और हो सकता है कि शायद इसी महीने, और हो सकता है कि अगले 5-7 दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए, उससे पहले ये मां किचन की सौगात दी ममता बनर्जी ने। इसमें सियासत दिख रही है बाकी विपक्षी दलों को। क्या आपको भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले बीजेपी वहां थी नहीं कहीं। अब आप समझ लो, उसके बाद ममता बनर्जी काफी टाइम बीजेपी के साथ रही हैं, तो उनके लिए ये जरूरी नहीं था। अब उनको याद दिलाने के लिए कि 6 साल में हिंदुस्तान कितना गिरा है, इनकी सरकार जो केंद्र में रही है, उसको दिखाने के लिए ये कैंटीन चल रही है। नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। ये बीजेपी को टारगेट कर रही है। हाँ, तो वही मेरे कहने का मतलब है ना, सियासी, वही मेरे कहने का मतलब है। मेरे साथ सोमनाथ राव जी भी जुड़ गए हैं, और मेरे साथ सुनीत चोपड़ा जी ऑलरेडी हैं, देश रत्न निगम अभी हमारे साथ हैं, संघ की विचारधारा के समर्थक हैं, और मेरे साथ पियाली आचार्य जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन मैं चल रहा हूं अभी सोमनाथ राव जी के पास, टीएमसी के नेता हैं। सोमनाथ जी, मां किचन की शुरुआत आपने की है, बहुत अच्छी बात है, गरीबों को इससे खाना मिलेगा, 5 रुपए में एक टाइम एक आदमी का पेट भरेगा, बहुत अच्छी योजना है। लेकिन बीजेपी को भी और कहीं ना कहीं लेफ्ट को भी इसमें सियासत नजर आ रही है, और ये भी अभी सुनीत चोपड़ा जी ने इस बात को कहा है, चूंकि अब बीजेपी है और टक्कर में है बीजेपी, इसीलिए इस तरह की योजनाओं की शुरुआत करनी पड़ रही है। यानी कि अगर मैं एक शब्द में कहूं तो इसको सियासत मान रहे हैं। पहले बात है, ये बंगाल में पहले हो रहा है ऐसा नहीं है। आपने खुद ही बताया, इससे पहले साउथ इंडिया में तमिलनाडु और कर्नाटक में मेरा हिसाब से ऐसा चालू किया था पहले भी। लेकिन सुनीत चोपड़ा जी जब बोल रहा था तब मेरा दिमाग में आ रहा था आमला सोल। यहाँ पर एक जगह है आमला सोल, जहाँ पर चींटी का अंडा खा के तृणमूल कांग्रेस आने से पहले आदमी जी रहा था। चींटी का अंडा आपको पता है ना, वहां पर हम लोगों ने देखा है, वो पेड़ का पत्ता सिर्फ खाने के लिए मिलता था एक बंगाल में।
कोविड सिचुएशन से पहले, कोविड सिचुएशन का बाद पूरा देश का जो इकोनॉमी है वो चेंज हो गया। अभी आम आदमी का पास काम नहीं है। ये ऐसा नहीं है बंगाल में ही है, ऐसा पूरा भारत में। आप देखिए, गरीबी से बंगाल में है ऐसा नहीं है। और ये जो खाना ममता बनर्जी ने चालू किए आफ्टर कोविड सिचुएशन में, यहाँ का जो फाइनेंशियल हालत है वो गरीब के लिए और बहुत बड़ा प्रॉब्लम। उसको खाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है। अगर 5 रुपया में गरीब का 2 टाइम का खाना मिले, इससे अच्छा अगर हो क्या सकता है? 2 टाइम खाने के लिए बंगाल में लोगों को नहीं मिल रहा है तो फिर ये किसकी कमी है? मैं फिर भी बोल रहा हूँ, कोविड सिचुएशन से पहले और कोविड सिचुएशन का बाद आप एक नहीं देख सकते हैं। कोविड सिचुएशन का बाद जो भारत का इकोनॉमिकल हालत हुआ है, आपको भी मालूम है, -26 ऐसा जीडीपी है यहाँ पर भारत में। बंगाल का बात सिर्फ आप कर रहे हैं, हमको पता नहीं है क्यों इलेक्शन है इसीलिए बोल रहा है। गरीब तो है ही, ऐसा नहीं है। भारत तो ऐसा देश नहीं है जहाँ पर गरीबी नहीं है, सब बड़ा पैसा वाला है। सिर्फ बंगाल में गरीब रहते हैं क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी का राज है, ऐसा नहीं है। आपको भी पूरा पता है। लेकिन फिर इलेक्शन का टाइम है, ये लोग बोलेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ऐसे एक नेत्री है जो आम आदमी के लिए काम करेंगे। जो अपोजिशन वाले बोलते रहेंगे, दीदी काम करते रहेंगे। यही हो रहा है 2011 से अभी 2021 तक, ऐसे चलेगा। अपोजिशन वाले बोलते रहेंगे, लेकिन दीदी का जो काम है वो आम आदमी के लिए ये काम जारी रहेगा। ठीक है, मेरे साथ देश रत्न निगम जी भी है, मैं उन्हीं के पास चल रहा हूं। देश रत्न निगम जी, क्या आपको, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ सियासत है, एंड टाइम पर ये किचन जो है इसकी शुरुआत की है ममता बनर्जी ने, ये सिर्फ इस थाल में जो सब्जी, रोटी और चावल और अंडा जो सजा के दे रही हैं वो सिर्फ वोट के लिए दे रही है ममता बनर्जी, आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, अगर आप इस सारी चीज को पूरे नजरिए से देखें तो उससे ये पता लगता है कि अगर ममता जी सीरियस होती तो प्रधानमंत्री की आयुष्मान स्कीम है जो गरीबों के लिए है, गरीब तबकों के लिए, उसको वो मान जाती। और प्रधानमंत्री किसान जो सम्मान निधि है उससे जो 6,000 रुपए जाते हैं वो भी अपने किसानों को, गरीब किसानों को पहुंचवा देती। उन्होंने लिस्ट तक नहीं दी केंद्र सरकार को। तो यहाँ पर शक पैदा होता है कि ये सिर्फ चुनावी एक जुमला है। और अगर देखिए, मैंने इस तरह की स्कीम जब और राज्यों में आती देखी है, जब नई सरकार बनती है तब वो नई स्कीमें इस तरह की लाते हैं। आप 10 साल रह लिए और फिर जाते वक्त ला रहे हैं जब आपकी सरकार का टेन्योर और टाइम खत्म हो रहा है। तो इससे शक पैदा होता है। वैसे ये स्कीम अगर पहले लाते तो जनता का भी भला होता। जनता 10 साल गरीब थी, वो भी आराम से रहती कि भाई उनको मिल रहा है। तो अभी तो देखिए, अभी कुछ दिन में ये लागू हो जाएगी। आपकी ये जो इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा तो एक कोड लागू हो जाता है, तो ये स्कीम वगैरह पता नहीं ये लागू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वो दिक्कत आ रही है यहाँ पर। तो इस तरह की जो इश्यूज है तो उससे बड़ा साफ जाहिर हो जाता है ये चुनावी राजनीति है। अगर, और दूसरा मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। आपको याद होगा जब चक्रवात आया था अम्फान जी, तो प्रधानमंत्री ने उनको सहायता के लिए, वित्तीय सहायता के लिए और भी सहायता के लिए फोन किया था कि भाई उनको सहायता करें, वहां की जनता जो पीड़ित है। तो उन्होंने उनका फोन उठाने से भी मना कर दिया था, आपको याद होगा। तो इस तरह की इससे बड़ा साफ जाहिर हो जाता है ये सिर्फ चुनावी खेल है। और इसके आगे ममता जी मेरे ख्याल से, मैं नहीं समझता हूँ, कुछ और करना चाहती है। चारू प्रज्ञा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। चारू जी, आपका भी स्वागत है इस डिबेट में। ये मानुष की चिंता है मां योजना या वोट की? देखिए, बहुत ही अच्छा है रोहित जी, जब भी जनता का भला हो, जब भी गरीबों का भला हो, यही हम चाहते हैं, हमारी पार्टी यही चाहती है, मोदी जी का भी यही उद्देश्य है। लेकिन सच में भला हो रहा है या नहीं, ये सोचने वाली बात है। अगर ये सच में भला करना चाहते, अभी जैसे निगम सर भी बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। आप 10 साल से प्रदेश में बैठे हैं, किसका भला किया है आपने? आपने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करी है। आपने सिर्फ एक तबके को नीचा दिखाया और एक तबके का साथ दिया है। आज जो भी काम कर रही है चुनाव से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, ये तो सारा दिखावा ही है ना। ये सोचती है कि अंत में आकर एक जादुई छड़ी आप हिलाएंगी और आप चुनाव जीत जाएंगी दिखावा करके। देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। देश की जनता को पता है कि कौन सच में उनके साथ खड़ा है और कौन चुनावी दांवपेच खेल रहा है। और ममता दीदी को खुद भी ये समझ में आ गया है कि उनकी नैया डगमगाने लगी है। उनको अब इस बात से घबराहट है कि उनकी सरकार जाने वाली है। उनको लास्ट मिनट जो भी आइडिया आता है वो उसको पकड़कर बैठ जाती हैं। देखिए, नाक के नीचे जो चल रहा है वो ममता दीदी को दिखाई नहीं देता। पैरा शिक्षक सारे के सारे स्ट्राइक पर बैठे हैं, उनको पगार नहीं मिल रही, वो अपनी नौकरी को परमानेंट करने की बात कर रहे हैं।
घर के बाहर भाई धरना देकर बैठे हैं, उसके बारे में ममता दीदी ने क्या करा? आप दिखावे के लिए थोड़े समय के लिए थोड़ा सा काम करके दिखा देते हैं। जो हाल वेस्ट बंगाल का आज के समय में इस सरकार ने कर दिया है, ये शर्म लायक ही है। और हम इंतजार कर रहे हैं, चुनाव आएगा, ये सरकार करती जाएगी कि जनता का सच में भला हो, चाहे कोविड, चाहे कोई भी सेंट्रल स्कीम हो जो लागू हो और जनता का भला हो, गरीबों का भला हो। आप किसी भी नजरिए से देख लीजिए, ममता दीदी ने बंगाल के लोगों को आगे बढ़ने दिया ही नहीं है। अगर यहाँ से प्रधानमंत्री बोलते हैं किसानों को 6,000 रुपए मिलेंगे, क्या दीदी लोगों के पैसा जाने देती है? क्या हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा गरीबों तक जाने देती है? नहीं। ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं सोमनाथ जी से। सोमनाथ जी बताइए ना, जब आप किसान सम्मान निधि का फायदा लेने नहीं देंगे बंगाल के किसान को, जब पीएम मोदी डायरेक्ट अकाउंट में डालने की बात कर रहे थे, तब आप कह रहे थे, ममता सरकार ये कह रही थी नहीं हमको तो हम आगे इसको पैसा बढ़ाएंगे, तो फिर सवाल तो उठेंगे ही ना। पहली बात तो है इंफॉर्मेशन, जब टीवी में बैठ रहे तब इंफॉर्मेशन सही से आम आदमी का पास आना चाहिए। बड़ा चैनल में बैठे बैठे उल्टा सीधा प्रवक्ता बोल रहा था, संघ प्रवक्ता, आम फान का टाइम में ममता बनर्जी फोन नहीं उठाया, उसको पास इंफॉर्मेशन ही नहीं। एक ही हेलीकॉप्टर में दीदी और मोदी जी ने एक ही साथ गया था अम्फान का क्या हालत हुआ था दुनिया में ये देखने के लिए, पता ही नहीं है। ये बोल रहा है फोन ही नहीं उठाया। पुष्टिकरण का राजनीति मैडम बोल रहा था, मैडम जो 5 रुपये का खाना मिल रहा है उससे मुस्लिम का नहीं मिल रहा है, गरीब का मिल रहा है। गरीब हिंदू भी हो सकता है मैडम। तुष्टिकरण का बात मत कीजिए। आप बोल रहे हैं चुनाव नहीं, किसान सम्मान निधि का लाभ क्यों नहीं लेने दिया? एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ किसान सम्मान निधि का बात जब कर रहे हैं, जहाँ पर किसान सम्मान निधि, मैडम आप जब बोल रहे हैं इसीलिए बैठा नहीं हूँ मैं। ठीक है, चारू जी उनको जवाब देने दीजिए। ममता दीदी ने चारू जी उनको जवाब एक बार देने दीजिए, फिर आगे हम बात करेंगे। बोलना चाहती हूँ रोहित जी, आप मुझे फिर से 10 सेकंड दीजिए। हाँ, मैं फिर आऊंगा आपके पास। अभी तो मैंने डिबेट शुरू किया, अभी काफी वक्त है, मैं सबके पास आऊंगा। आप बात पूरी कर लीजिए सोमनाथ जी। मैं किसान सम्मान निधि से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। आपका बात सही है, किसान सम्मान निधि नहीं मिला है, लेकिन जो लोकसभा में कृषि मंत्री ने तोमर साहब ने जो नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि क्यों आप मान रहे हैं कि किसान सम्मान निधि नहीं मिला, लेकिन केंद्र सरकार तो देना चाह रही थी। मैं बता रहा हूँ, केंद्र सरकार तो देना चाह रही थी ना, फिर भी राज्य सरकार ने इसको उसमें रंग अड़ाया। एक सेकंड हमको बोलने दीजिए। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हिसाब दिखाया किसान सुसाइड का, बंगाल में एक भी किसान सुसाइड नहीं किया। जिन लोगों को किसान निधि का वो पैसा मिला है, वो स्टेटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कृषि मंत्री वही बोल रहा है लोकसभा में 12,000 से ज्यादा लाख 2 ईयर किसान सुसाइड किया है। बंगाल में एक भी किसान सुसाइड नहीं किया है। किसान के लिए ममता बनर्जी ने जो भी काम किया है यहाँ पर, वो यहाँ पर किसान खुश है, इसीलिए यहाँ पर सुसाइड का बात नहीं होता है। यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है उसके लिए भी किसान लोग परेशान में नहीं जाते हैं। मैडम बोल रहा था पैरा टीचर का बात, मैडम दिल्ली का साइड में लाखों किसान बैठा है, 200 से ज्यादा किसान वहां पर मर चुका है ठंडे में, उम्र उसका ज्यादा है, उसका बात भी कीजिए मैडम। क्यों आपसे पैरा टीचर का बात किए लोग, हम लोग समझना मैडम। लेकिन 100 किसान मर रहा है दिल्ली का बाहर, वो किसान को रोकने के लिए वहां पर अब लोग गड्ढा खुल रहा है, वहां पर क्या क्या कर रहे हैं, मिलिट्री दे रहे हैं, पुलिस दे रहे हैं, क्या नहीं तो क्या इसीलिए फिर आपने लाभ नहीं लिया? विरोध स्वरूप आपने लाभ नहीं लिया, अपने किसानों को लाभ नहीं दिया आपने? नहीं, लाभ का बात नहीं है, लाभ का बात नहीं है। किसान खुश है कि नहीं ये देखना सबसे बड़ा जरूरी है। मोदी का अच्छा, मतलब बंगाल के किसान को जरूरत नहीं है? आप बोल रहे हैं बंगाल के किसान को जरूरत नहीं है केंद्र के पैसे की? 5 रुपया का खाना ममता बनर्जी इलेक्शन के लिए कर रहा है। 6,000 रुपया को देना इसलिए कर रहा है, ये भी बीजेपी हमको बताए। हम लोग गरीब के लिए 5 रुपये का खाना दे रहा हूँ, तब आप लोग बोल रहे हैं इलेक्शन के लिए कर रहा है, और ये लोग 6,000 रुपया हर महीना 500 रुपया 500 रुपया। ठीक है मैडम, मैं मेरे अकाउंट से हर सर दे रहे हैं ना, कुछ छीन तो नहीं रहे हैं? दे रहे हैं ना, छीन तो नहीं रहे हैं? अगर एक गरीब किसान है तो उसके लिए 6,000 रुपए साल की रकम भी बहुत होती है, एक मुश्त अगर मिले। चारू प्रज्ञा, ठीक है सर, ठीक है। अब चारू प्रज्ञा को जवाब देने दीजिए, फिर मैं पियाली जी के पास जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो बंगाल की, मैं उनके पास जाऊंगा। चारू अपना कमेंट पूरा कर लीजिए, फिर मुझे पियाली जी के पास जाना। जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपत्ति टीएमसी को ये नहीं थी कि किसानों को 6,000 रुपए मिल रहे हैं, आपत्ति टीएमसी को ये थी कि वो 6,000 रुपए पहले उनको क्यों नहीं मिले। हमारी सरकार डायरेक्ट डेबिट पे
विश्वास रखती है। पैसे सीधा सीधा किसान के खाते में जा रहा था। जब दीदी को समझ में आया कि उनकी बुराई हो रही है, वो किसानों तक पैसे नहीं जाने दे रही, उन्होंने क्या किया, मोदी जी को बोलती है सारे पैसे मुझको दे दीजिए, मैं बांटूंगी जहां मुझे ठीक लगेगा। अरे जिस करप्शन को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है केंद्र में, उसको खत्म होने नहीं दे रही है ममता दीदी। वेस्ट बंगाल में डायरेक्ट डेबिट उनको नहीं चलेगा, उनके हाथ में पैसे दो, उनको जहां ठीक लगेगा वो बांटेंगी। ये कहाँ की सच्चाई है और ये कहाँ की गुड गवर्नेंस है, आप मुझको बताइए। पैसों की तरफ तो आपको है, ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, जनता का भला नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं चलूंगा पियाली जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं पश्चिम बंगाल की, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। मैं आऊंगा आपके पास सर, पियाली जी को भी मुझे मौका देना है, मुझे उनके पास भी जाना है। पियाली जी, इस वक्त देखिए बहुत जोर शोर से आक्रामक प्रचार चल रहा है, बीजेपी राम कार्ड खेल रही है, क्योंकि हमने हल्दिया की रैली में देखा था, पीएम ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि टीएमसी को राम कार्ड दिखाया जाए। क्या उसी के जवाब में ये मां योजना, मां किचन की शुरुआत की गई है? और इस वक्त बहुत सियासी उठापटक चल रही है बंगाल में, किस तरीके से आप देखते हैं उसको? देखिए, आज बसंत पंचमी है, बंगाल में घर घर में सरस्वती पूजा माना जा रहा है और आज का ही दिन में पैरा टीचर लोग जो सरस्वती से जुड़े हुए हैं, वो पैरा टीचर लोग उधर तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनका दाबी नहीं माना जा रहा है, इसीलिए वो सीएम के ममता बनर्जी घर के सामने जो खाड़ी है उस खाड़ी में कूद के नारा लगा रहे हैं। तो ये बात आप देखिए, ये मुद्दा भी देखना चाहिए। ये बात सही है जो ममता जी ने इलेक्शन के पहले माँ कैंटीन जो शुरू किए हैं, 5 रुपया में खाना मिल रहा है, पहले कोलकाता कॉर्पोरेशन का 144 वार्ड में, बाद में सारा बंगाल में ये पाया जाएगा। स्वास्थ्य साथी जो उन्होंने, स्वास्थ्य साथी पहले का ही स्कीम है, लेकिन बहुत तेजी से ये स्कीम चल रहा है, दुआरे सरकार चल रहा है, पाड़ाए पाड़ाए समाधान चल रहा है, ये सब स्कीम चल रहा है। बट ये बात भी सही है, किसान सम्मान निधि का सुविधा कृषक क्यों नहीं पाएंगे, किसान क्यों नहीं पाएंगे, आयुष्मान भारत का सुविधा किसान क्यों नहीं पाएंगे, ये बात बीजेपी का जो कहना है ये बात भी सही है। और जो इलेक्शन का माहौल जो इस बार मैं गांव में जब जाती हूँ, अर्बन जो मिडिल क्लास है, जो अर्बन मिडिल क्लास, अर्बन एलिट क्लास, वो थोड़ा ममता जी का फेवर में है। लेकिन अब गांव में अगर जाओ तो उधर का रिएक्शन लो तो उधर जाके देखोगे कि वो मोदी जी के फेवर में, बीजेपी के फेवर में इधर लहर है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मैं देश रत्न निगम जी के पास चल रहा हूं। निगम जी, मुझे एक चीज आपसे समझनी है, आज जो मुलाकात हुई है मिथुन चक्रवर्ती जी और मोहन भागवत जी के बीच में, क्या उसके सियासी मायने निकाले जा सकते हैं? क्योंकि ये वक्त ऐसा है और इस टाइम में ये मीटिंग हो रही है और बंगाल में बीजेपी को मतलब एक तलाश भी है चेहरों की कि जो सपोर्ट में रहे। क्या इसके सियासी मायने निकाले जा सकते हैं? नहीं रोहित जी, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। और माननीय भागवत जी वो हर एक से मिलते रहते हैं और जहाँ भी जिस भी स्टेट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ की जानी मानी हस्तियों से मिलते हैं, चाहे वो फिल्मी जीवन से हो या थिएटर से जुड़ी हो या साहित्य से जुड़ी हो, तो वो सबसे मिलते रहते हैं। इसी तरह बंगाल में भी मिल रहे हैं, इसलिए मैं इसका कोई सियासी मतलब नहीं निकालना चाहता हूँ, ना इसमें कोई है। और रहा इससे, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी चीज ये साफ होती है कि जो कभी लेफ्ट में हुआ करते थे उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बदल ली है, ये इससे साफ जाहिर होता है। और आप वहां पे देखें जो लेफ्ट का काडर हुआ करता था किसी समय, वो सारा का सारा बीजेपी। क्योंकि देखिए देश रत्न निगम जी, जो मिथुन है कोई नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी तो है नहीं, वो टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, तो मैं उनको नॉन पॉलिटिकल तो नहीं मानूंगा, वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है। और पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से अगर मुलाकात होती है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बात होगी। देखिए, पॉलिटिक्स में आने से पहले वो फिल्म में थे और फिल्मी जीवन में उनका जो नाम है उसका राजनीति से बहुत ऊपर है और अभी भी फिल्मी जीवन से वो जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका एक महत्व यही निकलता है, जिन लोगों की लेफ्ट या टीएमसी की आइडियोलॉजी थी और वो मोहन भागवत जी से बहुत सप्रेम मिल रहे हैं और वो और मोहन और मिथुन जी भी उसका अगर तारीफ कर रहे हैं, तो इससे साफ होता है कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो चुका है वेस्ट बंगाल। प्रज्ञा, चारू प्रज्ञा, इस पर आपका टेक, मिथुन के आने से फायदा होगा अगर मिथुन आते हैं बीजेपी में? देखिए रोहित जी, मैं निगम जी की बात को ही आगे ले जाना चाहूंगी। हाँ, मिथुन जी फिल्मी जगत के बहुत जाने माने एक सितारे हैं, लेकिन मोहन जी की इज्जत
तभी करते हैं अगर उन लोगों की मुलाकात हुई है तो कुछ अच्छी बातें हुई होंगी। और मतलब चलो ठीक है, अगर वो पॉलिटिक्स में अगर अपना साइड भी चेंज करना चाहते हैं या आगे वो बीजेपी से जुड़ना भी चाहते हैं, मुझे तो ये अच्छी बात लगती है। आप ये देखिए टीएमसी से जुड़े हुए कितने लोग आज भी टीएमसी से जुड़े रहना चाहते हैं। ज्यादातर सब लोगों को ये समझ में आ गया है कि ममता दीदी जिस किस्म की राजनीति कर रही हैं प्रदेश के अंदर, वो ठीक नहीं है। वो चाहे घुसपैठियों की बात हो, चाहे तुष्टीकरण की बात हो, एक तबके का सहारा बनना और दूसरों को दुत्कारने की बात हो, जिस तरीके से वो हमारे देवी देवताओं तक का अपमान कर देती हैं, ये सब चीजें सबको नजर आने लग गई हैं। और जो देश का भला चाहते हैं वो ये सोचते हैं उन लोगों के साथ मिल जाएं जो देश को आगे लेकर जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, जो भी आगे होगा वो अच्छा ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है हर मुलाकात राजनीतिक हो। अच्छा सोमनाथ जी, बीजेपी में लगातार लोग जुड़ रहे हैं, आपकी पार्टी में छोड़ छोड़कर बड़े बड़े चेहरे गए हैं, वो लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। लेटेस्ट दिनेश त्रिवेदी जी हैं जिन्होंने टीएमसी को छोड़ दिया है। तो ऐसे में चुनाव इतनी नजदीक है और लोग लगातार पार्टी से जा रहे हैं, तू चल में आए वाली सिचुएशन हो गई है। एक मैसेज नहीं जाएगा पब्लिक के बीच में गलत कि क्यों टीएमसी में भगदड़ मच गई अचानक से? आपने जो बोला है लगभग कुछ अंश तो सही है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, देखिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी 1998 में जब तैयार हुआ था तब सामने एक ही चेहरा था, उसका नाम है ममता बनर्जी। जो बंगाल का आम आदमी जो टीएमसी को सपोर्टर है वो ममता बनर्जी को देखकर ही यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं। दीदी ने ही लोगों को लीडर बनाया था, जिसका नाम ही बोलिए। शुभेंदु अधिकारी पहले कांग्रेस में था, इलेक्शन में हारा, फिर तृणमूल कांग्रेस में आया, दीदी ने उसको इलेक्शन जीताया। जिसको मुकुल रॉय एक बार भी इलेक्शन में खड़ा हुआ था, इलेक्शन में 25 हजार वोट में हारा था, कांग्रेस में था, फिर दीदी ने उसको राज्यसभा और रेल मंत्री बनाया, चला गया। दीदी ने बनाया लीडर लोग ने इकट्ठा होकर दीदी को नहीं बनाया। फर्क है दादा, इसमें फर्क है। दीदी ने लीडर बनाते हैं, लीडर लोग दीदी नहीं बनाए। बना दिया ना, लेकिन बन तो गए, अभी तो लीडर है ना, तो लीडर के तौर पे ही जा रहे हैं, तो साथ में कैडर भी लेके जा रहे होंगे। मैं एक मिनट, मैं खुश हो रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ। आप लोग बोल रहे हैं मैं खुश हो रहा हूँ। एक सेकंड, अरे अरे 4 आदमी आपका साथ क्यों चिल्ला रहा है? नहीं जाता है, बोलने दीजिए। एक बात बोला, मैं खुश होता हूँ जब आप लोग बोल रहे हैं जो लोग जा रहे हैं कई बार का लीडर है। एक टाइम तो आप लोग ने बोला था तृणमूल के एक ही पोस्ट है, बाकी सब लैंप पोस्ट। अभी कोई पंचायत तौर का भी वर्कर जा रहा है बीजेपी में, आप लोग बोल रहे हैं तृणमूल का बहुत बड़ा लीडर आ गया बीजेपी में। इतना दिन आप लोग ने बोला था तृणमूल में एक ही पोस्ट ममता बनर्जी, बाकी सब लैंप पोस्ट। कहां से आप लोग सबको लीडर बना के बीजेपी में भेज रहे हैं? ये भी हमको सुनने का है, बीजेपी को जो प्रवक्ता है उनका पास है। लेकिन मैं प्रवक्ता जी आपको मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। सब ठीक है, मैं आपकी हर बात से एग्री कर रहा हूँ कि ठीक है, मान लिया कि दीदी ने उन सबको लीडर बनाया था, लेकिन मंत्री भी तो बने थे ना। मंत्री थे तो कुछ ना कुछ काडर रहा होगा ना, अपना तो कुछ ना कुछ बेस रहा होगा, तभी तो मंत्री बनाया होगा। ममता बनर्जी ने उनको ऐसे ही मंत्री बना दिया, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, राजीव बनर्जी हो या बाकी के नेता हो। अगर जो मंत्री बने थे तो कुछ बेस होगा, कुछ काडर होगा, तभी तो मंत्री बनाया होगा। कोई तोहफे में तो दिया नहीं होगा, उन्होंने भी मेहनत की होगी ग्राउंड में, तभी उनको मिनिस्टर बनाया गया होगा। अब आपके लिए लग रहा है कि वो टीएमसी छोड़कर चले गए तो उनके पास कुछ नहीं है, उनके साथ कोई नहीं है। ठीक है, मैं इस पर बातचीत करूंगा, हेडलाइंस मुझे लेनी है, हेडलाइंस के बाद वापस लौट रहा हूं। तो बंगाल पॉलिटिक्स पर हम बातचीत कर रहे हैं और बेहद संभव है कि आने वाले जो 5-7-10 दिन हैं उसमें हो सकता है कि बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए और धीरे धीरे जो बंगाल में अब सियासी सरगर्मी है, सियासी गर्मी है, वो बढ़ती जा रही है। नई नई योजनाएं भी लॉन्च की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि चुनाव में जीत हासिल की जाए। इसके लिए टीएमसी और बीजेपी मुख्य तौर पर सामने हैं, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन में। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, बंगाल के चुनाव पर हम चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी के प्रचार पर भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनीत चोपड़ा जी कुछ कहना चाह रहे थे। सुनीत जी, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कि ये जो आने वाले चुनाव हैं कुछ पहले से जांच भी हुई है, वो बताते हैं कि तृणमूल अभी भी बीजेपी से डबल है इन पॉपुलैरिटी। दूसरी चीज वो बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हंग असेंबली होगी, तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसमें सर बड़ी हैरानी की बात है आप वो लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन की बात न करके टीएमसी की बात कर रहे हैं। नहीं कर रहे। मेरा ये कहना है जो आंकड़े आ रहे हैं उनको तो देखना पड़ेगा ना।
तो मतलब क्या रोहित जी, मैं हार मान बोलना ली चाहूंगा। टीएमसी, ये लेफ्ट और आंकड़ों कांग्रेस की ने अभी बात से हार मैं मान कर ली रहा हूं क्या? अभी तक। लेफ्ट और कांग्रेस ने अभी से हार मान ली? क्या मैं कह रहा हूं लेफ्ट और कांग्रेस ने अभी से हार मान ली क्या? हार क्यों मानेंगे? जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं वो जीतने के लिए लड़ते हैं, सीधी बात। हार क्यों मानेंगे? लेकिन जो नई स्टडीज आ रही हैं वो क्या बता रही हैं? क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको बताएं कि रियलिटी क्या है, तो उससे क्या डरना। इसीलिए तो ये मिथुन के पास भाग रहे हैं। चारू जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इनकी कि तो आदत जो है जो जो जनरली जो तापस रॉय कुछ कि दिन इनको पहले कह जहां रहे से थे कूड़ा कबाड़ मिल जाए, कि लेफ्ट और जहां से कांग्रेस लैंप को पोस्ट मजबूती मिल से जाए, बीजेपी के ये खिलाफ उस चुनाव वक्त लड़ना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इकट्ठा ऐसे कर ना हो लेंगे। कि गठबंधन बन जाए तीनों का, टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस का कहीं, क्योंकि जिस तरह से सुनीत जी बोल रहे हैं। अब उनको सोचने दो, हम क्या बोल रहे हैं, उनको सोचने दो। उन्होंने तो हारना ठीक है, हारना मुझे लगता है चारू जी का संपर्क कटा हुआ है। मैं देश रत्न निगम जी के पास चल रहा हूं। देश रत्न निगम जी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तापस रॉय जो टीएमसी के एमएलए भी हैं, उन्होंने भी कहा था इस बात को लेकर कि भाई अब लेफ्ट और कांग्रेस मजबूती से एकजुटता से चुनाव लड़ें तो फिर बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। ये टीएमसी का लेफ्ट और कांग्रेस से अपील करना क्या दिखा रहा है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए भी है कि लेफ्ट अगर साथ दे देता है टीएमसी का, तो थोड़ी बहुत उनकी वहां पे बच गई है जो वोट है, 1 या 2% जो है वो भी खत्म हो जाएगा वहां पर। तो वो उनके लिए देखिए जीवन और मृत्यु का सवाल है लेफ्ट का। तो लेफ्ट मेरे हिसाब से और इस बात से मैं इनके सहमत हूँ सुनीत जी के साथ कि इलेक्शन से पहले ये कुछ नहीं करेंगे, टीएमसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, वो मुश्किल है। तो वहां इनको अपना जीवन मृत्यु के जो इनके लिए सामने सवाल खड़ा हुआ वो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जो एक लैंप पोस्ट की बात करी, तो मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक सड़क पे बहुत सारे लैंप पोस्ट होते हैं और सब मिलके पूरी सड़क रोशन कर देते हैं। तो ये जो लैंप पोस्टों की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे जो लैंप पोस्ट हैं, यही सारी मिलके पूरी सड़क रोशन करेंगे बीजेपी के लिए। और ये सुनीत चोपड़ा जी ने एक बहुत बड़ी बात करी अभी, जो कह दी, जो असलियत बताई है हंग असेंबली की। देखिए, हमारे पास भी आंकड़े हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलना चाहता हूं इस वक्त। बीजेपी को इस वक्त बढ़त है, और जो हंग असेंबली की बात कर रहे हैं, अगर मैं इनकी बात मान भी लूं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि टीएमसी बुरी तरह नीचे गिर रही है, बुरी तरह नीचे आ रही है। अगर यही, और जबकि अभी इलेक्शन की घोषणा तक नहीं हुई है, और घोषणा के बाद से अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू किया, तो मैं समझता हूं कि टीएमसी के लिए बहुत ही रिजल्ट शायद बहुत ही खराब आए। अच्छा, मैं पियाली आचार्य जी से एक चीज जानना चाह रहा हूं, क्योंकि वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। पियाली जी, वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्योंकि अभी तक की जो तस्वीर हमको देखने को मिल रही है, चाहे वो प्रचार से रिलेटेड हो या जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार नेताओं के दौरे हो रहे हैं या आक्रामक प्रचार हो रहा है, सिर्फ 2 ही पार्टियां नजर आ रही हैं, एक बीजेपी, एक टीएमसी। क्या बाकी कोई पिक्चर में नहीं है, लड़ाई में नहीं है दूर दूर तक बंगाल में इस बार? ये बात सही है, पूरा की पूरा पोलराइज्ड हो गया है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन। एक तरफ बीजेपी और एक तरफ टीएमसी, और जो लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसका बारे में आप बोलना चाहते हो, तो किसी लोगों का बोलना है कि ममता जी लेफ्ट और कांग्रेस को थोड़ा ऑक्सीजन देने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के वोट में बीजेपी का वोट थोड़ा कम हो जाए, हट जाए। क्योंकि 2019 का इलेक्शन में लेफ्ट का वोट ज्यादा से ज्यादा बीजेपी में गया था, तो इसलिए ये बात भी चल रहा है। और जो लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी का जो गठबंधन का बात आप कर रहे हैं, वो पहले ये बात बोले थे दीपंकर भट्टाचार्य जी, जो अल्ट्रा लेफ्ट लीडर है माले का सीपीआई-एमएल का, वो पहले बोले थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर सीधा प्राइम मिनिस्टर की भी, जो प्राइम मिनिस्टर का जो पिछला दौरा था, उसमें भी उन्होंने कहा कि लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी के अंदर में जो बैकड्रॉप के पीछे हो, बैकड्रॉप में हो, अपने आप उनके बीच तालमेल है जी। तो इसलिए लेफ्ट और कांग्रेस इतना मुद्दा होगा ये नहीं माना जा रहा है, लेकिन फिर भी लेफ्ट ट्राई कर रहे हैं, नवान्न अभियान कर रहे हैं,
वो पहले से ज्यादा वोट पाने का कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ कांग्रेस है और अब्बासुद्दीन भी, जो फुरफुरा शरीफ का जो अब्बासुद्दीन है वो भी इस वोट में शामिल होने का कोशिश कर रहा है। तो इसमें भी अगर अब्बासुद्दीन इस वोट में रहे तो मुस्लिम वोट का भी, जो टीएमसी का जो 30% और 28% जो मुस्लिम वोट कहा जाता है, उस मुस्लिम वोट से गिर सकता है। इसीलिए टीएमसी का भी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मैं चारू जी के पास चल रहा हूं, बीच में संपर्क मुझसे टूट गया था। चारू जी, ठीक है, हम देख रहे हैं कि बीजेपी का प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है और जो मेन फेसेस है बीजेपी के वो लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी हम देख रहे हैं कि लगातार रैलियां कर रहे हैं। भी 7 तारीख को वो आए थे हल्दिया में और अब 22 तारीख को फिर से हुगली आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे हम लगातार देख रहे हो रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे लगातार हो रहे हैं। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बीजेपी की ओर से तैयार की गई है और अब तक देखे भी हमने कई स्टार प्रचारक। लेकिन मैं अभी हाल की बात करूं तो हाल में एक सर्वे हुआ है, उसमें सर्वे में दिखता है कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है, बीजेपी को अच्छी सीटें भी मिल रही हैं, लेकिन उतनी नहीं कि बंगाल की सत्ता पर काबिज हो पाए। रोहित जी, सर्वेस पे मेरा कोई बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। 2019 के भी सर्वेस हमने देखे थे और हमने नतीजा भी देख लिया। लेकिन मेरी आवाज अब तक आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आवाज मिल रही है चारू जी। हाँ जी, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, हम सब जमीन पे काम कर रहे हैं और हम इसीलिए जमीन पे काम कर रहे हैं क्योंकि अब हम बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बंगाल की जनता को वो मिले जो पूरी देश को देने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं। बंगाल को वंचित रखा जा रहा है। जो भी अच्छी पॉलिसी होती है लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि ममता दीदी को पता नहीं आपत्ति क्या हो जाती है। आप खुद देखिए, हमारे देश में बहुत सारे प्रदेश होंगे जहां पर विपक्ष की सरकार है, लेकिन क्या सारे प्रदेश ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे ममता दीदी करती हैं? मुझे ये सिचुएशन देखकर, अभी भी जो टीवी पे विजुअल्स चल रहे हैं, वो जो जय श्री राम का इंसिडेंट हुआ था, ये सब चीजें देखकर ऐसा लगता है कि ममता दीदी भूल गई है बंगाल इस देश का हिस्सा है। बंगाल में रहने वाला हर एक इंसान पहले भारतीय है और सब लोगों को जोड़ के रखना हमारा काम है। और सर्वे की जहां तक बात है, आप ये देखिए, सर्वे जो भी आए, जिस दिन नतीजे आएंगे, क्योंकि चारू जी जिस तरह की चीजें हो रही हैं, और जिस तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब ये एक इंडिकेट करता है, ये एक पिक्चर बनती जा रही है कि ये सियासत से ज्यादा ये नाक की लड़ाई हो गई है। ऐसा कुछ नजर आने लगा है बंगाल में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले तो ना ये सियासत है ना ये नाक की लड़ाई है। अगर जन सेवा करनी है तो जनता तक पहुंचना है। जो गलत चीजें हो रही हैं उनको सुधारना है। और एक चीज से तो मैं अपने कम्युनिस्ट पैनलिस्ट से सहमत हूँ कि चुनाव आप लड़ रहे हैं जीतने के लिए। वो अलग बात है कि आज कम्युनिस्टों का कोई अस्तित्व रहा है या नहीं रहा, कांग्रेस का तो नहीं है, और टीएमसी का भी जिस तरीके से वो 10 साल से काम करते आ रहे हैं बहुत जल्दी मिटने ही वाला है। देखिए, विपक्ष में रहने के एक जिम्मेदार तरीके से काम करना भी बहुत जरूरी है। मैंने माना आप मोदी जी के समर्थन में नहीं है, लेकिन जिस तरीके का आप ऑपोजिशन खड़ी करते हैं, जिस तरीके की आप बातें करते हैं, जिस तरीके से सिर्फ अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए आप जनता को फैसिलिटीज से वंचित रखते हैं, ये चीजें आपको नुकसान देंगी और इसी चुनाव में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सोमनाथ जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कुछ दिन पहले लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था किसान निधि में 10,000 करोड़ रुपया खर्चा नहीं लिया है। बंगाल में 70 लाख किसान, उन्होंने बताया 6,000 रुपया देने अगर दिया तो 4,200 करोड़ रुपीज होते हैं। बाकी 5,800 करोड़ रुपीज डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुआ। कौन लोग नहीं, बंगाल नहीं लिया, छोड़ दीजिए, उसका तो अमाउंट हो रहा है 4,200 करोड़। फाइनेंस मिनिस्टर खुद बोल रहा है 10,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, बाकी 5,800 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कहीं नहीं हुआ। ऐसा बंगाल छोटा कौन कौन स्टेट है ये बताना चाहिए पहली बात। दूसरी बात, मैं ने बोल रहा था 500 शिक्षक जो है वो लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहा था दीदी का घर पे। मैं बोल रहा हूँ तुष्टीकरण का बात है। आज जो लोग दीदी का घर का सामने प्लेकार्ड लेकर गया था, वो लोग था दीदी जो मद्रासा को अनुमोदन नहीं दिया, वो लोग का कहना था मद्रासा जो अनुमोदन नहीं है ऐसा मद्रासों को अनुमोदन देना पड़ेगा। मद्रासा में आप लोग ही कहते हैं मुस्लिम लोग तुष्टीकरण होती है। दीदी ने अगर मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी तो आज ये आंदोलन नहीं होते। दीदी ने जो काम किया था अनुमोदित तो
जो मदरसा में अनुमति नहीं है, उस अनुमति नहीं दिया है, इसीलिए वो लोग आज रास्ते पे खड़ा हुआ। तीसरी बात, मैडम ने बोल रहा था सीपीएम पार्टी का 1 और 2%। मैडम, आप तो कम से कम पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सांबादिक है, आपको तो मानना चाहिए लास्ट लोकसभा इलेक्शन में ये लोग 7% से ज्यादा वोट मिला। अच्छा, मुझे एक चीज का और जवाब दीजिएगा। गिव मी 1 सेकंड प्लीज, गिव मी 1 सेकंड। बीजेपी ने जितना वोट 23% वोट लास्ट विधानसभा इलेक्शन से ज्यादा हुआ। वाम फ्रंट कांग्रेस का वोट उतना ही परसेंट घटा हुआ जितना परसेंट इन लोगों को फायदा हुआ। तीसरी बात, ये इलेक्शन का बाद 2019 में बीजेपी पावर में आने का बाद 5 बड़ा स्टेट में वोट हुआ। सब वोट में लोग विधानसभा वोट में इन लोगों का वोट ऑफ परसेंटेज कम हुआ। लास्ट बिहार इलेक्शन में भी 12% वोट कम हुआ। हरियाणा में 22% का बात छोड़ ही रहा हूँ, दिल्ली का वोट छोड़ ही रहा हूँ। आज तक कितना स्टेट में इलेक्शन हुआ 2019 लोकसभा जीतने का बाद, हर स्टेट विधानसभा इलेक्शन का बाद ये बीजेपी का वोट घटा हुआ। अभी पूछा नेशनल चैनल बीजेपी वाले, मैं इस पर एक न्यूट्रल राय ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इस पर एक न्यूट्रल राय ले लेता हूँ। पियाली आचार्य जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वेस्ट बंगाल की। लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे सबको समय देना। पियाली जी, आप बताइए कि क्या ये जो आक्रामक प्रचार हो रहा है बीजेपी का, और जो वोट परसेंटेज बीजेपी का 2019 में बढ़ा था लोकसभा चुनाव के दौरान, आपको लग रहा है कि ये जो प्रचार हो रहा है, जो बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, जैसे कि अभी टीएमसी के सोमनाथ राव कह रहे हैं, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बाकी स्टेट्स में बीजेपी का घटा है, यहाँ पर नहीं बढ़ने वाला है, आपकी रीडिंग्स क्या कहती है? नहीं, असर जरूर पड़ेगा। अमित शाह जी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, और भी सारे शीर्ष नेतृत्व आ रहे हैं। इसका असर तो इलेक्शन में जरूर पड़ेगा, इलेक्शन में जरूर पड़ेगा। और ओपिनियन पोल जो दिखा रहा है, पहले का जो ओपिनियन पोल था उसमें बीजेपी का जो सीट था वो उससे जब इस महीने का, इस वीक का जो ओपिनियन पोल हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी का सीट, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रहा है। तो इसका असर तो इसका जो यही है ग्राउंड रियलिटी। ठीक है, देश रत्न निगम जी, आपने भी जिक्र किया था कि आपके पास भी कुछ फिगर्स हैं, आपकी फिगर्स क्या कहती है? ठीक है, फिगर कितनी क्या है मत बताइए, लेकिन क्या कहती हैं आपकी फिगर्स? देखिए, इस वक्त बीजेपी को वहां पर बढ़त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो चीजें हैं यहाँ पर, दो चीजें हैं। बीजेपी, मुझे लगता है कि बढ़त के लिए नहीं, बीजेपी जीत के लिए लड़ रही है। क्या इतनी बढ़त है कि जीत मिलेगी? जी, मैं अभी जो हालात हैं वो हंग असेंबली के नहीं है। बीजेपी के एक नैरो मार्जिन से आगे चल रही है, और जैसे जैसे इलेक्शन नीचे आएगा एक वेव बनती जाएगी। दूसरा, एक जो इशू यहाँ पर बार बार उठ के आ रहा है कि भाई किसान सम्मान निधि का पैसा खर्च नहीं हुआ, तो देखिए उसमें अभी उसका जो रिसर्च और एनालिसिस आया है वो ये है कि कई ऐसे लोगों को वो पैसा पहुंच गया था जो कि गाइडलाइंस के हिसाब से जिनको नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें तमिलनाडु सबसे आगे है जिन्होंने पैसा वापस किया है। कहा कि हमने बहुत लोगों जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है लिस्ट में से, वो नाम नहीं होने चाहिए, इसलिए वो पैसा जो ओरिजिनल कैलकुलेशन था उसके हिसाब से ज्यादा चला गया, तो पैसा वापस किया जा रहा है। और वो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जैसे जिनके घर में नौकरी है या किसी को पेंशन मिल रही है, तो उन लोगों को नहीं जाना है ये पैसा। उस तरह की गाइडलाइंस फॉलो होनी है जिसके कारण से ये पैसा खर्च नहीं हुआ। तो इसलिए कहना कि ये पैसा इसलिए नहीं खर्च हुआ कि दिया नहीं गया, ये गलत है। अच्छा ठीक है, सोमनाथ जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इतने बड़े बड़े प्रचारक यहां पर आ रहे हैं, खुद एक जो सीनियर जर्नलिस्ट है बंगाल की, वो इस बात को कह रहे हैं कि नहीं असर पड़ने वाला है। सवाल यह है कि बीजेपी के पास तो लिस्ट है पूरी स्टार प्रचारकों की, मोदी हैं, पीएम मोदी जिनको गेम चेंजर कहा जाता है, अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, स्मृति ईरानी भी आएंगे, सब बड़े बड़े चेहरे यहां पर आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। अमित शाह ने वादा किया हर महीने आऊंगा मैं यहां पर, और इस महीने तो दूसरी बार यहां पर आ रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि इतने सारे फेसेस बीजेपी के पास हैं, उनका इतने फेसेस का मुकाबला में टीएमसी के पास क्या है? सिर्फ ममता बनर्जी? 5 फुट 2 इंची का एक महिला, उसका नाम ममता बनर्जी, और अपोजिशन में क्या है? पूरा भारत सरकार, बीजेपी पार्टी नहीं, इंडिया गवर्नमेंट लड़ रहा है 5 फुट 2 इंची का एक महिला का अगेंस्ट, और कुछ नहीं। आप बोल रहे हैं बिहार में भी ऐसे हुआ था। चुनाव तो पूरी ताकत से लड़ेंगे ना सर, चुनाव तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, अपनी पार्टी जो है वो पूरी ताकत से लड़ेगा ना, उसमें थोड़ी ना देखेगा कि सामने कौन है कौन नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, बीजेपी पार्टी नहीं। हैदराबाद चुनाव में भी अमित शाह गए थे प्रचार करने के लिए, जबकि निगम चुनाव था। राइट, भारत सरकार लड़ रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, भारत सरकार लड़ रहा है यहाँ पर, बीजेपी पार्टी नहीं। जो बात कहना चाहता हूँ, बिहार में देखिए वहां पर नीतीश, ये आपका टेक है, मेरा नहीं है, इसका सवाल मैं पूछ लूंगा चारुल जी से। ठीक है,
कैच लेना पड़ा, नीतीश कुमार जैसे कैच लेना पड़ा। फिर भी क्या हुआ, लोकसभा इलेक्शन में 188 सीट में लीड था, कहां पर आया 125, कम हुआ। नीतीश कुमार है फिर भी उसका कम हुआ। बंगाल में तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं चाह रहा है, बीजेपी को अकेला लड़ना पड़ेगा। सर बिहार और बंगाल की सिचुएशन अलग है, बिहार और बंगाल की सिचुएशन अलग है सर। बिहार में 15 साल की सरकार है नीतीश कुमार की, एंटी इनकम्बेंसी सरकार के अगेंस्ट रहती है। यहाँ तो वो फैक्टर तो यहाँ ममता बनर्जी को झेलना होगा ना। बीजेपी तो फ्रेश स्टार्ट लेके आ रही है यहाँ पर। एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज बीजेपी के लिए कुछ है नहीं। क्योंकि मेरे पास आखिरी कुछ मिनट बचे हैं, मैं इसका जवाब चारू जी से लेना चाहूंगा। चारू जी, ये आरोप लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी नहीं, भारत की सरकार भी जो है वो उसकी पूरी मशीनरी चुनाव लड़ रही है यहाँ पर। देखिए, अब हम क्या करें, इनके पास सिर्फ एक ममता दीदी हैं और हमारे पास बहुत सारे नेता हैं, तो इसका तो जवाब मैं आपको क्या दूं। लेकिन ना समझ नहीं पाई, आप मुझे बताइए, जब आप ममता दीदी को 5 फुट 2 इंच की महिला बोल रहे हैं, क्या आप उनकी तारीफ करना चाह रहे हैं या उनको नीचा दिखाना चाह रहे हैं? क्या आप महिलाओं को नीचे दिखाना चाह रहे हैं या आप उनकी हाइट का मजाक बना रहे हैं? भाई, लीडरशिप में किसी का महिला होना या पुरुष होना या किसी हाइट का होना, ये क्या लेना देना है? इनको खुद ही नहीं पता ये किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। रोहित जी, आप देख लीजिए। और आई एम वेरी सॉरी, आपके पास सिर्फ एक ही चेहरा है, एक ही चेहरे को लेकर आपको सारे चुनाव पे काम करना पड़ता है। भाई, हमारी पार्टी के पास 15 करोड़ सदस्य हैं, 15 करोड़, और हमारी पार्टी मिलकर हर लड़ती है। हमारे सीनियर मोस्ट सदस्य हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे जूनियर मोस्ट कार्यकर्ता, और इसीलिए हम जीते हैं। ठीक है, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चारू जी, देश रत्न निगम जी, सोमनाथ राव जी, सुनील चोपड़ा जी, पियाली आचार्य जी, आप सब हमारे साथ जुड़े इस डिबेट पे। आपने वक्त दिया, आपने अपने व्यूज हमको दिए, शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।